हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डिप्लोमा के थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट पढ़ा होगा। आप लोग वहाँ पे एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, लाइट फैन सर्किट वायरिंग, टाइप ऑफ वायरिंग, ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शंस और अर्थिंग, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और आप जानते होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों का टॉपिक है वो एस्टिमेटिंग कास्टिंग से रिलेटेड है और एस्टिमेटिंग कास्टिंग का प्रिंसिपल, पर्पस, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और एस्टिमेटिंग कास्टिंग क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा विद्युत परियोजना तैयार की जाती है। ओके, और परियोजना कार्य कितने समय में पूरा किया जा सकता है, साथ ही साथ यह भी ज्ञात किया जाता है कि विद्युत परियोजना में कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी एवं उसका लागत मूल्य क्या होगा। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमेटिंग कहलाता है। ओके, और कॉस्टिंग उसका मूल्य। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करते हैं। बाकी सिंगल लाइन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, ये सब आप लोग भलीभांति जानते होंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है? किसी परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी तथा उसकी लागत कितनी आएगी, जिससे उक्त कार्य के लिए हमें परियोजना तैयार करनी होगी, जिससे कार्य करने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता व लागत का सही अनुमान लगाया जा सके। उक्त परियोजना रिपोर्ट से ड्राइंग, कुल आवश्यक सामग्री तथा पूरे कार्य करने के लिए आवश्यक धनराशि, मतलब कि कितनी लागत लगेगी, कितने पैसे खर्च होंगे की जानकारी प्राप्त हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी असुविधा के। मतलब कि पूरे कन्वीनियंट के हिसाब से हमें इन सब चीज़ों की जानकारी सही ढंग से प्राप्त की जा सके। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि आगणन एवं मूल्यांकन। तो आगणन मतलब होता है एस्टिमेटिंग और मूल्यांकन मतलब होता है कॉस्टिंग। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का उद्देश्य आवश्यक सामग्री की सूची तैयार करना, धन की हानि न हो तथा समय से कार्य को पूरा किया जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। यही हमारा उद्देश्य होता है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के करने का, कि किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से सही ढंग से किया जा सके और किसी भी इन सभी चीज कार्य को करने में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और उचित मूल्य मतलब कितने धनराशि का खर्च होगा, कि कौन सी कितनी सामग्रियां लगेंगी, इन सब के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मतलब कि अनिवार्य तत्व। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में एसेंशियल मतलब होता है जरूरी या अनिवार्य, ठीक है, और एलिमेंट मतलब तत्व।
इस एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में जो भी अनिवार्य एलिमेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी विद्युत परियोजना के एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के लिए निम्न अनिवार्य तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, विद्युत सामग्री का पूर्ण विवरण। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल पहला क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थ का पूर्ण विवरण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, मतलब अगर हम किसी के घर की वायरिंग कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग की वायरिंग कर रहे हैं, किसी भवन की वायरिंग कर रहे हैं, कहीं किसी भी चीज की वायरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले उसमें लगने वाले विद्युत सामग्री का पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। कि हम अगर किसी बिल्डिंग किसी 10 माले बिल्डिंग का अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें कितनी सामग्रियां लगेंगी, कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, इन सबकी पूर्ण जानकारी होना हमारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि यदि बाजार से हमें स्विच खरीदना है तो स्विच का प्रकार, कि स्विच किस टाइप का है, स्विच किस कंपनी का है, ठीक है, उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसका करंट रेटिंग क्या है, इन सब चीजों की जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल में यही चीज हो गया ना कि किसी भी मटेरियल को जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, जैसे आप लोग कभी जाते होंगे स्विच खरीदने या फ्यूज खरीदने या एमसीबी खरीदने या कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि वो किस कंपनी का है। ठीक है, वो कंपनी ब्रांडेड कंपनी है या नहीं, कैसी कंपनी है, कितना दिन चलेगा। अगर सस्ता है तो हम समझ जाते हैं कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, अगर महंगा है तो हम कहते हैं कि अगर उस ISI का ब्रांड देखते हैं, ISI का हॉलमार्क देखते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं, वो कितना सस्ता है, कितना महंगा है, ठीक है, हमारे बजट में है या नहीं है, ठीक है, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है। ओके, तो इन सब चीज़ों का जो हम विवरण देखते हैं वो स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जो दूसरा हमारा हो गया वो हो जाएगा मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे। मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे मतलब कि बाजार मूल्य एवं सर्वेक्षण। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सर्वे, आपको पता चल रहा होगा मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे मतलब कि जब हम किसी भी मटेरियल को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, मतलब वहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सामग्री की दुकानें होती हैं, हम सब दुकानों पर ये चेक करते हैं कि कहीं वो महंगा तो नहीं दे रहा है, कहीं वो सस्ता तो नहीं दे, मतलब सस्ता दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसमें क्या खराबी है। हम मार्केट का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं किसी भी एक मटेरियल को खरीदने से पहले। आप ये सब चीज़ें और सारे मटेरियल्स की भी करते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों की मार्केट सर्वे करेंगे। ठीक है, कि वो मटेरियल किस दुकान पे अच्छा मिल रहा है, किस दुकान पे ब्रांडेड मिल रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि बाजार में मूल्य, मार्केट सर्वे क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट कॉस्ट। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस कीमत पर सामग्री को खरीदा जाता है तथा बाजार सर्वेक्षण कर यह जानकारी एकत्रित की जाती है कि आवश्यक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही है, मतलब किस कंपनी द्वारा वो सामग्री बनाई गई है और कौन कौन सी कंपनी की खरीद न्यूनतम है और किस कंपनी ने उसका जो प्राइस रखा है वो मिनिमम रखा है, किस कंपनी में उसका प्राइस बहुत मैक्सिमम रखा है। ओके, और बाजार मूल्य जानने के लिए बाजार का भ्रमण या कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि हम जब मार्केट कॉस्ट या मार्केट सर्वे करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मटेरियल किस कंपनी का है, फिर
देखते हैं कि किस मटेरियल का प्राइस, कौन से मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है, किस मटेरियल का प्राइस बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड दुकानें होंगी उन सब पे हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। जहाँ पर बेस्ट होगा, हमारे बजट में होगा, वो चीज़ें हम लोग प्रेफर करेंगे और खरीदेंगे। तो ये हमारा आता है मार्केट कॉस्ट एंड सर्वे में। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस। थर्ड आता है हमारा प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस। प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस का मतलब क्या है, मूल्य सूची व शुद्ध मूल्य। मतलब कि प्राइस लिस्ट मतलब मूल्य सूची और नेट प्राइस मतलब एग्जैक्ट प्राइस जो भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि बाजार भ्रमण करने पर विक्रेता द्वारा, विक्रेता मतलब सेलर, विक्रेता द्वारा विशेष विवरण के साथ मूल्य संबंधी एकत्रित की जाती है। मतलब कि मूल्य संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सब एकत्रित की जाती हैं कि हाँ उस दुकान वाले ने थोड़ा सही दाम बताया है, उसने ज़्यादा बताया है, उसने कम बताया है। तो ये चीज़ें हमें कब पता चलेगी, जब हम 2-3 दुकानों पर ये चीज़ सर्वे करेंगे। ओके, तब हमें जाकर के प्राइस लिस्ट पता चलेगी। नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि हैवेल्स का कितने का मिल रहा है, एंकर का कितने का मिल रहा है। ये सब जो हमारी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो सब ज़्यादा दाम तो नहीं दे रही हैं। ठीक है, जैसे दुकानदार द्वारा मूल्य संबंधी सूचनाएं समय समय पर अपडेट की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने कल खरीदा, फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो चीज़ खरीदने गए तो उसकी जो प्राइस लिस्ट थी, प्राइस मनी थी, अपडेट कर दी गई, बढ़ा दी गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे 5 वोल्ट, 250 वोल्ट फिलिप्स कंपनी द्वारा निर्मित फ्लश स्विच कितने रुपए, मान लीजिए किसी शॉप पे 15 रुपए, किसी शॉप पे 12 रुपए है। जैसे 5 एम्पियर 250 वोल्ट फिलिप्स निर्मित फ्लश स्विच 12 रुपए। ठीक है, या 200 वॉट 250 वोल्ट बजाज निर्मित बल्ब 15 रुपए। तो ये क्या हो गई, ये दुकानदार आपको बताएगा। आप कोई भी चीज, जैसे कि आपने क्या फ्लश स्विच खरीदने गए हैं तो वो ये बताएगा कि इसकी जो रेटिंग है 5 एम्पियर है 250 वोल्ट पे, ये फिलिप्स कंपनी का है और इसका मूल्य 12 रुपए है। या आप अगर बल्ब खरीदने गए हैं तो वो बताएगा कि जो बजाज का बल्ब है, मतलब बजाज कंपनी का जो निर्मित बल्ब है वो 200 वाट का 250 वोल्ट पे 15 रुपए का है। तो ये आपको मूल्य सूची के अंतर्गत बताई जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की इसेंशियल ऑफ एलिमेंट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या चीज है। तो नेक्स्ट हमारा है सामग्री की सूची बनाना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मतलब कि सामग्री की सूची बनाना। जैसे किसी संस्थान में लगने वाले कुल सामग्री की एक सूची तैयार की जाती है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम लिस्ट बनाते हैं किसी भी मटेरियल का। तो यहां पर लिखते हैं क्रम संख्या, सामग्री का नाम विवरण सहित,
आवश्यक मात्रा दर कुल कीमत। ओके, तो ये हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल। हम किसी भी मटेरियल की लिस्ट इस तरह से तैयार करते हैं, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, सामग्री का नाम, विवरण सहित। इसमें अगर हम चाहें तो मात्रा और इकाई भी लिख सकते हैं, इसमें ही आवश्यक मात्रा में मात्रा और इकाई मतलब कि यूनिट, ठीक है। और इसमें दर में हम रुपए प्रति मतलब कि कितने रुपए का है और कितने पीस हम लोगों ने खरीदा है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। हमारे जो मटेरियल हम लोग खरीदने वाले हैं उसकी क्या होता है, ये लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए एक फैन लिया, तो सामग्री का नाम जैसे कि फैन है हमारा, ये किसका है, बजाज कंपनी का है, ठीक है। कितने वॉट का है, 750 वॉट का है, ओके। कितनी जरूरत है हमें, मान लीजिए 2 जरूरत है, ठीक है। कितने रुपए का, मान लीजिए 1200 के आते हैं, तो 1200 का एक हो गया। और हमें कितनी, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सामग्री का नाम और विवरण देते हैं और इतने रुपए है प्रति 12 मतलब 1200 रुपए है प्रति एक, तो हम लोगों ने 2 लिया है तो 12 दूना 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कीमत कितनी आ जाएगी हमारी, 2400 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी मटेरियल की लिस्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। भाई हम सब कुछ करने के बाद, सामान खरीदने के बाद जब हम उसे इंस्टॉल करवाएंगे तो लेबर कॉस्ट भी तो देना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ये हमारा 5वां पॉइंट है। श्रम मूल्य ज्ञात करना, इसको क्या कहते हैं, श्रम मूल्य ज्ञात करना। श्रम मूल्य ज्ञात करना से मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब कि श्रम मूल्य ज्ञात करना। तो श्रम मूल्य का मतलब होता है किसी भी संस्थान में, जैसे कि किसी भी संस्था में या फिर कहीं भी जहाँ पर हमें वायरिंग करवाना है या फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करवाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना हो तो श्रम मूल्य का आगणन उस कार्य में लगने वाले विभिन्न श्रेणी के मजदूरों या श्रमिकों के अनुसार किया जाता है। स्थानीय आधार पर श्रम मूल्य का अलग अलग होता है। जैसे पहला हमारा हो जाता है वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, मतलब कि कार्य दिवस के आधार पर कि उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, कितने समय तक कार्य किया है, इसके आधार पर हमारा हो जाएगा श्रम मूल्य। और दूसरा हो जाता है हमारा यूनिट वर्क के आधार पर, ठीक है। तो यूनिट वर्क के आधार पर यदि पहला हम लोग देख लेते हैं वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, ओके, मतलब कि उन्होंने कितने समय तक कार्य किया है। और दूसरा हो जाता है हमारा यूनिट वर्क के आधार पर, यूनिट वर्क के आधार पर। तो यूनिट वर्क के आधार पर हमारा क्या होता है कि यदि विधि आसान है, पहले सारे पॉइंट गिनती किए जाते हैं और इकाई के आधार पर श्रम मूल्य दिया जाता है, यूनिट वर्क में आता है हमारा।
और वर्किंग ड्यूरेशन में क्या होता है कि कार्य दिवस के आधार पर कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक को दिनों के आधार पर प्रतिदिन देय राशि होगी। मतलब उन्होंने जितने दिन तक, जितने समय तक, जितने टाइम में जो भी श्रम किया होगा उसका हमें क्या होगा, उसके आधार पर हमें उन्हें मूल्य देना होगा। तो इसके लिए भी क्या होता है, हमारा एक लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो हम लोग वो लिस्ट देखते हैं। क्रम संख्या, वायरिंग में, इकाई, कार्य का विवरण, पॉइंट संख्या, पॉइंट संख्या, दर रुपए और कुल श्रम मूल्य, कुल श्रम मूल्य, ये लिस्ट बनती है हमारी। ठीक है, तो जैसे मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड, मतलब कि मेन स्विच, मुख्य स्विच एवं वितरण बोर्ड, पॉइंट संख्या 2, मतलब कि 2 पॉइंट का कार्य किया गया है। 2 पॉइंट्स, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। कितने रुपए? 25। और कॉस्ट है हमारा 50 रुपए। ठीक है, कुल श्रम मूल्य 50। मतलब कि मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 पॉइंट्स क्या है, 25 रुपए है। तो 2 पॉइंट है तो 50 रुपए श्रम मूल्य हो जाएगा एक श्रमिक का। ठीक है, और देख लेते हैं 10 स्विच बोर्ड, 10 स्विच बोर्ड, 2 प्रत्येक में, 2 प्रत्येक में, मतलब कि 10 स्विच बोर्ड्स हैं और इन 10 स्विच बोर्डों में, मतलब हर एक स्विच बोर्ड में से 2-2 पॉइंट्स को निकाला गया है। 2-2 पॉइंट्स का मतलब है एक फेज और एक न्यूट्रल। मतलब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा क्या है, स्विच बोर्ड है, तो इसमें से 2 पॉइंट्स निकाले गए हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। ओके, तो इन्हीं को हम 2 पॉइंट्स कह रहे हैं। 2 प्रत्येक में 20 रुपए, दर कितना है हमारा, 20 रुपए है प्रति, तो कितना हो जाएगा 10, 20, 200। जो श्रमिक होगा उसका जो श्रम मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। और देख लेते हैं हम एक एग्जांपल, लाइट, फैन और सॉकेट। अब लाइट, फैन और सॉकेट, मतलब लाइट के लिए एक फेज एक न्यूट्रल जाएगा, फैन के लिए जाएगा एक फेज न्यूट्रल, सॉकेट है उसके लिए, तो 40 पॉइंट्स जाएंगे 20, तो टोटल हो जाएगा हमारा 800 रुपए। इसको इंस्टॉल करने पे जो भी श्रमिक का जो मूल्य, श्रमिक का जो श्रम मूल्य होगा वो 800 रुपए होगा। तो ये हमारा हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कि लेबर के कॉस्ट का, लेबर का कॉस्ट किस आधार पर देते हैं हम लोग, कार्य दिवस के आधार पर और इकाई कार्य पर। तो ये 2 थी। तीसरा हम लोग देते हैं सामग्री के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। थर्ड हम लोग क्या देते हैं, ये लिस्ट हमारी एग्जांपल यहाँ बहुत है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, कार्य दिवस के आधार पर, वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, और दूसरा हमने देखा था यूनिट वर्क के आधार पर, मतलब कि इकाई कार्य के आधार पर। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं सामग्री के कुल मूल्य, सामग्री के कुल मूल्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। तो इन तीनों के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, श्रमिकों का श्रम मूल्य प्रदान करते हैं। ओके, जैसे कार्य दिवस के आधार पर, वर्किंग ड्यूरेशन के आधार पर, इकाई कार्य के आधार पर, यूनिट वर्क के आधार पर, सामग्री के कुल मूल्य प्रतिशत के आधार पर। ओके, तो इन सब से हम श्रमिकों को उनका श्रम मूल्य प्रदान करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अब हम बात करते हैं परचेज सिस्टम की, कि क्रय प्रणाली क्या होती है। किसी भी सामग्री को खरीदने की जो हमारी क्रय प्रणाली होती है, परचेज सिस्टम होता है, वो क्या होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परचेज सिस्टम, क्रय प्रणाली। ठीक है, देखिए किसी संस्थान की वायरिंग करनी हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। ओके, सामग्री क्रय करने के लिए क्रय प्रणाली मतलब परचेज सिस्टम को समझना अति आवश्यक होता है। क्रय संस्थान के स्टोर के माध्यम से किया जाता है, मतलब कि जो भी हम खरीदारी करेंगे, क्रय परचेस करेंगे, वो सब हम कहाँ से करेंगे, स्टोर के माध्यम से, संस्थान के स्टोर के माध्यम से किया जाता है। क्रय अधिकारी का यह दायित्व होता है कि अच्छी सामग्री कम से कम कीमत पर परचेस कर क्रय की जाए, मतलब परचेस की जाए। कोई भी सामग्री है उसको कम से कम कीमत पर परचेस की जाए। सामग्री को पहले से खरीदकर स्टोर में रख दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो जब हम वायरिंग कर रहे हो या फिर किसी भी संस्थान में वायरिंग किया जा रहा हो, तो कोई भी रुकावट ना हो। तो इसके कुछ सीक्वेंस होते हैं, परचेस करने के कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है रिक्विजिशन सिस्टम, मतलब जिसे कहते हैं मांग पत्र, रिक्विजिशन फॉर्म। तो पहला हमारा होता है मांग पत्र। रिक्विजिशन फॉर्म मतलब कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तरह से मांग क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट। तो वायरिंग करने में जिन जिन सामग्रियों की हमें क्या है, रिक्विजिशन है, उसका एक फॉर्म होता है। सेकंड होता है हमारा मूल्य आमंत्रण। कॉलिंग ऑफ रेट्स, कोटेशन या निविदा के द्वारा। क्या होता है, मूल्य आमंत्रण जो होता है, कॉलिंग ऑफ रेट्स, वो कोटेशन या निविदा के द्वारा होता है। निविदा, निविदा को हम क्या कहते हैं, टेंडर। निविदा को क्या कहते हैं, टेंडर, निविदा के द्वारा। तीसरा होता है हमारा तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है हमारा क्रय आदेश, परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण, इंस्पेक्शन। लास्ट है हमारा भुगतान करना, मतलब आप पैसे को देंगे भाई, रिलीज ऑफ पेमेंट। ओके, तो किसी भी सामग्री को वायरिंग में जो भी सामग्री की आवश्यकता है हमें, उस सामग्री को खरीदने के कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो परचेज सिस्टम के जो सीक्वेंस होते हैं वो यही होते हैं। इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मांग पत्र, रिक्विजिशन फॉर्म। ओके, दूसरा होता है हमारा मूल्य आमंत्रण, कॉलिंग ऑफ रेट्स। ये हम किसके द्वारा करते हैं? निविदा या सूचना, निविदा या कोटेशन के द्वारा। थर्ड होता है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, मतलब कंपैरिजन करना। अगर कोई 2 चीजें हैं, उनमें से कौन सी चीज अच्छी है, उसमें कंपैरिजन करना, कौन सी हमारे बजट में है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्रय आदेश, परचेज ऑफ ऑर्डर, जब हमें परचेज करने के लिए ऑर्डर मिले। ओके, नेक्स्ट निरीक्षण, इंस्पेक्शन, उसका निरीक्षण करना, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे कि वो चीज़, उसमें कहीं कोई खराबी तो नहीं है, उसमें ISI ब्रांड तो है, और उसमें मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो खराब हो जाएगा, कोई डिफॉल्ट है उसमें, तो उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे। और लास्ट में हम उसका क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, रिलीज ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान करेंगे कि नहीं सब कुछ सही है, अब इनको पेमेंट कर दिया जाए। ओके, तो ये सारे रूल्स होते हैं। जैसे हम अगर बात करें मांग पत्र की, तो मांग पत्र में क्या होता है कि मांग पत्र क्या होता है हमारा? आवश्यक सामग्री के लिए प्रोजेक्ट के अनुसार स्टोर को एक क्या दिया जाता है? मांग पत्र दिया जाता है। ओके, रिक्विजिशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें मांगी गई सामग्री का पूर्ण विवरण दिया जाता है। ठीक है, स्टोर उक्त मांग के आधार पर मांग पत्र तैयार करता है, मतलब रिक्विजिशन फॉर्म तैयार किया जाता है, जिसमें कौन कौन सी सामग्री कितनी खरीदनी है। मतलब कि जैसे कि 10 बल्ब खरीदने हैं, 10 फैंस खरीदने हैं, तो ये सारे पूरे डिटेल में खरीदनी जानी है, पूर्ण विवरण दर्शाया जाता है। ये सब किसमें किया जाता है? रिक्विजिशन फॉर्म, मांग पत्र में किया जाता है। ओके, मांग पत्र के बाद आता है हमारा मूल्य आमंत्रण। मूल्य आमंत्रण क्या होता है कि मांग पत्र प्राप्त होने पर जो सामग्री खरीदी जानी है उसका बाजार मूल्य जानने की आवश्यकता होती है कि मार्केट में उसका रेट कितना है। बाजार मूल्य जानने के लिए क्रय विभाग एक पत्र विभिन्न सप्लायर्स को भेजता है, जिसे कॉलिंग ऑफ कोटेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा होता है मूल्य आमंत्रण। तुलनात्मक विवरण क्या होता है? कंपैरिजन करना। ओके, तुलनात्मक विवरण क्या होता है? कंपैरिजन। अब क्रय आदेश, क्रय आदेश क्या होता है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर देख लेते हैं। तुलनात्मक विवरण में स्वीकृत न्यूनतम मूल्यों के आधार पर एक प्रपत्र, मतलब एक फॉर्म तैयार किया जाता है, जिसे परचेज ऑर्डर या क्रय आदेश कहते हैं। यह परचेज ऑर्डर सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर निविदा दिए जाने वाले फॉर्म को भेजा जाता है। निविदा क्या होता है? निविदा का मतलब जैसे कि अंतिम तिथि एकत्रित हो जाने के बाद आपूर्तिकर्ता के समान एक विभागीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि को खोली जाती है। ठीक है, तो क्रय आदेश सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर निविदा दिए जाने वाले फॉर्म को भेजा जाता है। क्रय आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि भुगतान हेतु धनराशि संस्थान में उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब कि अब हम क्रय ऑर्डर, मतलब परचेज सिस्टम का ऑर्डर दे दिए हैं और हमारे पास उतना बजट ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास बजट के हिसाब से कि इतने बजट हमारे पास है, इतने में हमें सामग्री लेनी है। ओके, तो ये होना चाहिए। क्रय आदेश में क्या क्या, परचेज ऑर्डर में क्या क्या होता है? परचेज ऑर्डर में क्रय की जाने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण, मतलब जो भी सामग्री हम खरीद रहे हैं उसका फुल डिटेल होना चाहिए, जैसे नाम, कौन सी सामग्री है उसका नाम, आकार,
स्पेसिफिकेशन, निर्माता का नाम मतलब कंपनी का नाम, मार्क आदि स्पष्ट रूप से दिया गया हो, तो यही हमारा होता है परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है इंस्पेक्शंस मतलब, और लास्ट आता है हमारा भुगतान करना, रिलीज ऑफ पेमेंट। तो ये परचेज सिस्टम के कुछ स्टेप्स थे, इनको फॉलो करने के बाद ही हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आते हैं एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के, उनमें जैसे कि आकस्मिक व्यय, जैसे अचानक ही कोई व्यय हो गया, जैसे कोई सामान हमारे वजह से खराब हो गया, टूट गया, गिर गया, ये। दूसरा आता है हमारा ऊपरी प्रभार, जैसे अब लेबर कॉस्ट, हमारे लेबर वर्क कर रहे हैं तो उन्हें चाय, कॉफ़ी, नाश्ता पानी ये सब, तो ये भी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में इंक्लूड होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सुपरविजन चार्ज, किसकी निगरानी में हो रहा है, जैसे कोई जेई अगर उसकी निगरानी में हो रहा है तो सुपरविजन कॉस्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, और उससे क्या एडवांटेज है मतलब कि प्रॉफिट क्या होगा, स्टोरेज चार्ज और टूल एंड प्लांट चार्जर और टोटल कॉस्ट, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंतर्गत। हम एक एक करके देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। आकस्मिक व्यय, पहला क्या है हमारा, आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय, दूसरा है हमारा ऊपरी प्रभार, ओवरहेड चार्जेस। आकस्मिक व्यय मतलब होता है सडन। थर्ड का है हमारा परिनिरीक्षण प्रभार, मतलब सुपरविजन चार्जेस। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कि उत्पादन लागत। नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉफिट, मतलब लाभ। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज चार्ज, और लास्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने में हमें जितना भी इस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, आकस्मिक व्यय, ऊपरी प्रभार, परिनिरीक्षण प्रभार, उत्पादन लागत, लाभ और भंडारण चार्जेस मतलब कि प्रभार और टोटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग अच्छे से भली भांति रूप से कर पाएंगे। ओके।